आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज अपन देखेंगे पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सारथी का चौथा भाग। सारथी के 3 भाग अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज सारथी का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। इस वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने पेपर में आ सकते हैं, तो इनको देखिए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं अपन। मुर्गियों में ब्रूडीनेस के लिए जिम्मेदार हार्मोन है FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें देखिए, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ब्रूडीनेस होती क्या है। तो ब्रूडीनेस जो मैटरनल इंस्टिक्ट है, या बोल सकते हैं अपन मातृत्व का जो गुण होता है मुर्गियों में, उसे क्या बोलते हैं? ब्रूडीनेस बोलते हैं। अब उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, बताइए? वो हार्मोन होता है अपना प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। अगर 40 से ज़्यादा आपके सही हो रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छे स्तर पर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, समागम से फैलने वाली बीमारी नहीं है। कोइटस से कौन सी बीमारी नहीं फैलती? ठीक है, यानी मैथुन क्रिया से या यौन संक्रामक जो बीमारी है उसको अपने को पहचानना है, उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए, समागम से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन में देखिए, ट्राइकोमोनियासिस है, वो समागम से फैलने वाली बीमारी होती है। ब्रुसेलोसिस भी क्या होता है? समागम से फैलता है। सर्रा जो बीमारी है वो समागम से नहीं फैलती है। ठीक है, ये ट्रिपेनोसोमियासिस का केस होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सर्रा बोलते हैं। तो ये समागम से नहीं फैलती बीमारी। तो इसका राइट आंसर क्या कर देंगे अपन? ऑप्शन नंबर सी, समागम से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। देखिए, अपनी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको सही करना अपने लिए इम्पोर्टेंट है। उस क्वेश्चन के बारे में जो नॉलेज है वो अलग बात है, और उस क्वेश्चन को सही करना, वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज होना अलग बात है, जबकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है पेपर में उसको सही करना अलग बात होती है। तो उस नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस क्वेश्चन को सही करने के लिए, ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। और अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो उस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अपने को सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते। तो बहुत सावधानी से ध्यान में रखते हुए अपने को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए अपना, इस तरीके से अपने को उसको अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो पूछना क्या चाहता है, उस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है, और उसका आदर करते हुए उसका आंसर अपने को देना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। माँ एवं भ्रूण के बीच कार्यकारी संबंध कहलाता है। देखिए, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न हो गया ये तो। अपरा, गर्भाशय, सर्विक्स कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? अपरा, प्लेसेंटा हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूट्रिशनल सप्लाई पहुंचाता है माँ से भ्रूण यानी एम्ब्रियो को। नेक्स्ट देखिए, फ्री मार्टिन मुख्यतः किस प्रजाति में देखने को मिलता है? गाय, भैंस, बकरी। एक ऑप्शन इसका अगले पेज में आ गया, घोड़ी। तो देखिए, फ्री मार्टिन जो होता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है गाय में, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये अपने को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, घोड़ी में स्ट्रेस का समय होता है, जो स्ट्रेस के समय है, हीट का पीरियड है, या पूरा जो स्ट्रेस साइकिल है उसके जो टाइम पीरियड है, वो सभी जानवरों के लिए, सभी स्पीसीज के लिए अपने को याद रखने हैं। इससे संबंधित कम से कम एक क्वेश्चन अपनी एग्जाम में जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, घोड़ी में स्ट्रेस का समय कितना होता है? तो 6 दिन का होता है। ये सिंपल सा अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न अपनी एग्जाम में पूछा जा सकता है स्ट्रेस से रिलेटेड, तो सभी का टाइम पीरियड अपने को ध्यान में रखना है, टिप्स पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानवरों में निषेचन होता है, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला, सर्विक्स कहाँ होता है? क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए, जानवरों में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन है, उसे क्या बोलते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो कहाँ पे होता है? एनिमल्स में एम्पुला में होता है। एम्पुला क्या है? पार्ट है ओविडक्ट का। इनफंडिबुलम जो है इसमें होता है बर्ड्स के केस में। ठीक है, पोल्ट्री या बर्ड्स के केस में जो निषेचन है इनफंडिबुलम के अंदर होता है, जबकि एनिमल्स के केस में एम्पुला में होता है। दोनों चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइडिंग टेस्ट का उपयोग किस पशु में हीट का पता लगाने के लिए उपयोगी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका? राइडिंग टेस्ट है। ठीक, घोड़ी, ऊंटनी, मादा सुअर, बकरी। क्वेश्चन को पढ़ते ही
अपने माइंड में इसका आंसर आना चाहिए। तो राइडिंग टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मादा सूअर, ठीक है। मादा सूअर के अंदर हीट डिटेक्शन के लिए राइडिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। राइडिंग टेस्ट का मतलब क्या है? देखिए, जैसे ही मादा सूअर की पीठ पे अपन हाथ रखेंगे या उसको थपथपाएंगे तो वो एक जगह रुक जाएगी, ठीक है, राइडिंग के लिए रेडी हो जाएगी। जैसे उस पर कोई बैठने वाला है और उसकी सवारी करने वाला है, उसे राइडिंग टेस्ट कहते हैं। तो वो कब होगा? जब हीट में होती है वो। नेक्स्ट देखिए, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण का बाहर आना कहलाता है। ये अपन ने अपनी बुक के अंदर भी देखा था एक वीडियो में कि इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ है, प्रीमेच्योर बर्थ है, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण, ठीक है, गर्भकाल पूरा नहीं हुआ अभी तक और भ्रूण भी कैसा है? मृत है, तो इसे क्या बोलेंगे? अबॉर्शन बोल सकते हैं, ठीक है। स्टिल बर्थ, देखिए स्टिल बर्थ का क्या मतलब होता है? गर्भकाल तो पूरा हो गया परंतु जो बच्चा बाहर आया वो मृत है, मरा हुआ है, तो उसे स्टिल बर्थ बोलते हैं। अब यहाँ पे गर्भकाल पूरा नहीं हुआ और मृत भ्रूण बाहर आ रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे अपन? अबॉर्शन बोलेंगे। नहीं, देखिए बर्थ का क्या मतलब होता है? गर्भकाल भी पूरा हो गया और जो बच्चा बाहर आया वो भी स्वस्थ है, जीवित है, तो उसे बर्थ बोल देंगे। प्री मैच्योर बर्थ का क्या मतलब हुआ? गर्भकाल पूरा नहीं हुआ और जो बाहर आने वाला भ्रूण है वो जीवित है, उसे प्री मैच्योर बर्थ बोलेंगे। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी अपने माइंड में सेट होनी चाहिए, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जानवरों के बाड़े का निसंक्रमित करने के लिए उपयोगी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये कि जो डिसइंफेक्टेंट होता है, अपना जो फार्म हाउस है उसके डिसइंफेक्शन के लिए कितने प्रतिशत फॉर्मेल्डिहाइड अपन काम में लेते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होता है 2 से 4% तक फॉर्मेल्डिहाइड अपन काम में लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1%, 4, 7, 10, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4% फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। 2 से 4% हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परजीवी के चारों ओर बनने वाली सिस्ट क्या कहलाती है? सिस्ट का एक वीडियो देखा था अपन ने, एब्सेस और सिस्ट का, वहाँ पे देखा था विभिन्न प्रकार के सिस्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल वगैरह अपन ने वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पे देखिए परजीवी के चारों ओर बनने वाली सिस्ट क्या कहलाती है? रिटेंशन, डर्मोइड, एक्सुडेशन, एनकैप्सुलेटेड। क्या आंसर होगा इसका? परजीवी के चारों ओर बन रही है उसे क्या बोलते हैं अपन? इनकैप्सुलेटेड, ठीक है। कैप्सूल बन रहा है इसमें परजीवी के चारों ओर, इनकैप्सुलेटेड सिस्ट बोल दिया इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, अम्बिलिकल टेप उदाहरण है। जो सूचर मटेरियल होता है अम्बिलिकल टेप, किस प्रकार का सूचर मटेरियल है ये पूछना चाह रहा है। अवशोषित होने वाली सूचर सामग्री, अवशोषित नहीं होने वाली, दोनों नहीं, दोनों तो कैसे होगी, ये क्यों होगी? अम्बिलिकल टेप जो होता है वो क्या होता है? अनअवशोष्य सूचर सामग्री है, यानी अवशोषित नहीं होने वाली सूचर सामग्री है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सूचर सामग्री अवशोषित और अनअवशोषित होने वाली जो भी है उन सभी के एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कौन सी सूचर सामग्री किस प्रकार की होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है किस प्रकार की सूचर सामग्री कहाँ पे काम में ली जाती है, किस प्रकार की सर्जरी में काम में ली जाती है, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रेक्टल प्रोलैप्स को रोकने के लिए उपयोगी सूचर पैटर्न है, ठीक है। रेक्टल प्रोलैप्स का केस है, यानी रेक्टम बाहर आ रहा है, तो उसे रोकने के लिए जो सूचर लगाए जाते हैं वो किस पैटर्न में होते हैं? लैम्बर्ट में, परसिस्टिंग, अवर्जन और कोनल सूचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परसिस्टिंग जो सूचर होता है वो क्या करता है, जो रेक्टल ओपनिंग होती है या एनल ओपनिंग होती है उसको छोटा करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए यहाँ भी अपने को ध्यान रखना है, इस प्रकार के जो सूचर पैटर्न हैं, किस प्रकार का सूचर पैटर्न कहाँ पे उपयोगी है, इससे संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम आएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली कैटगट है, ठीक है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं जिनका कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टाइप ए, बी, सी, डी। अब क्या करोगे? सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली कैटगट कौन सी होती है? ए, बी, सी, डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टाइप सी, यानी टाइप सी की जो कैटगट होती है वो मैक्सिमम उपयोग में ली जाती है, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखना है, टाइप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख की सर्जरी में उपयोगी सामग्री। अभी मैंने बोला था विभिन्न प्रकार की सूचर सामग्री और वो कहाँ कहाँ पे काम में ली जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। कोलेजन, कैटगट, कंगारू टेंडन, फेशियल आटा। तो देखिए आँख की सर्जरी में जो उपयोगी सूचर सामग्री होती है वो होती है कोलेजन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन
आँख की सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेकन फर्न में पाया जाने वाला पोषक विरोधी तत्व है, ठीक है। जो भी पोषक विरोधी तत्व हैं अपने पशु पोषण में वो सभी याद रखने अपने को, ठीक है। कौन सा पोषक विरोधी तत्व किस खाद्य में पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकन फर्न में कौन सा पोषक विरोधी तत्व होता है, तो डाइकोमोरल होता है इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए रिसिन दे रखा है, एविडीन है, थियामिनेज है, डाइकोमोरल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाइकोमोरल, ऑप्शन डी, ब्रेकन फर्न के अंदर। इसी प्रकार सभी प्रकार के जो पोषक विरोधी तत्व हैं, गोसिपोलिस, एपोनिन, माइमोसिन, सभी अपने को याद रखने हैं कौन से भोजन में या कौन से खाद्य पदार्थ में वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु द्वारा एक बार में ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा क्या कहलाती है, आहार है, खुराक है, संतुलित आहार है, फीड है। तो देखिए एक बार में जो भोजन किया जाता है उसे डाइट बोलते हैं, ठीक है, खुराक बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गी में पैरोसिस बीमारी किस कमी से होती है, मैग्नीज, बायोटीन, फोलिक एसिड सभी। देखिए जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है एवं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है वहाँ से कम एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा, तो ये अपने को याद रखना है। इससे संबंधित एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अपने YouTube चैनल पर, अवेलेबल नहीं है इस प्रकार का वीडियो, तो वहाँ पे आप देख के सभी को याद कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीज है, बायोटीन है, फोलिक एसिड है, तीनों की कमी से ही होता है पैरोसिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बछड़े को स्टार्टर राशन देना शुरू करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है ये, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो जो स्टार्टर राशन शुरू किया जाता है वो होता है लगभग 15 दिन पे, यानी 2 सप्ताह की उम्र पे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और जाइलोज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी शर्करा होती है दूध में, लैक्टोज होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लैक्टोज से रिलेटेड एक पॉइंट और अपने को ध्यान रखना है कि ये दूध का सबसे स्थिर संगठक होता है, ठीक है। सबसे कम परिवर्तनशील संगठक कौन सा होता है दूध का, लैक्टोज होता है, जबकि सर्वाधिक परिवर्तनशील जो संगठक होता है दूध का वो वसा होती है, ठीक है। दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं के भूसे में डीसीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं के भूसे में जो डीसीपी है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, वो कितना होता है भाई, 0% होता है, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुअर में पैराकोरिटोसिस जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये। सुअर में जो पैराकैरिटोसिस है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न अपना, गाय में गर्भावस्था राशन दिया जाता है, यानी प्रेगनेंसी जो राशन होता है वो कितना होता है। देखिए एनिमल न्यूट्रिशन के सभी वीडियो अवेलेबल अपने यूट्यूब चैनल पर, और बहुत अच्छे तरीके से उनमें मैटर डाला हुआ है। तो जो गर्भावस्था राशन होता है वो क्या होता है, मेंटेनेंस राशन से अलग राशन उसको दिया जाता है जानवर को, उसे क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी राशन, जो कि गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है। तो गाय के लिए कितना होता है ये, 1.25 kg, 1.25 किलोग्राम गाय के लिए होता है, और 1.75 किसके लिए होता है, भैंस के लिए होता है। दोनों याद रखने हैं, ठीक है। मेंटेनेंस राशन कितना होता है, लैक्टेशन जो राशन होता है उत्पादन के लिए वो कितना होता है, सभी उस वीडियो में अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्रेजी चिक रोग का कारण किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं बार बार, तो ये सभी देख लेना भाई, विटामिन से और मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं ये अच्छे से रट्टा मार लेना, इनमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। क्रेजी चिक रोग किस कारण या किस विटामिन की कमी से होता है, सीधी सी बात है, तो विटामिन ए, डी, ई, B1, ठीक है। क्रेजी चिक जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, ये अपने को याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, दोनों से संबंधित जो भी रोग हैं वो सभी अपने को याद रखने हैं, टिप्स पे होने चाहिए वो। हे में नमी होती है, हे क्या है, सूखा चारा है, ठीक है, जिसको सुखा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, हे। इसमें जो नमी होती है कितनी होती है भाई, 12 से 14% की नमी होती है इसमें, ये याद रखना है, ठीक है। हे में कितनी नमी होती है, साइलेज में कितनी होती है, हेलेज में कितनी होती है, कितना यूरिया मिला सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो हे में नमी कितनी है, 12 से 14%, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए,
गुदा मार्ग से औषधि देने का तरीका है। इलेक्चुरी, सपोसिटरी, पोल्टाइस और पेसरी। देखिए क्या क्या मतलब होता है इनका। इलेक्चुरी क्या होती है? इलेक्चुरी एक प्रकार की औषधि है जिसे जानवर की जीभ पे लगाया जाता है या मुंह के द्वारा दिया जाता है, ओरल रूट से दिया जाता है। इसे इलेक्चुरी बोलते हैं, चटनी बोल सकते हैं इसको सादा भाषा में अपन। सपोसिटरी जो होती है वो क्या है? औषधि को एनल रूट के थ्रू देना क्या कहलाता है? सपोसिटरी कहलाता है। ठीक है। पोल्टाइस क्या होता है? पोल्टाइस में क्या होता है? जो भी औषधि होती है उसको अर्धठोस अवस्था में बनाकर कपड़े में लपेट कर त्वचा के ऊपर अप्लाई करते हैं, त्वचा के ऊपर लगाते हैं, उसे पोल्टाइस कहते हैं। और पेसरी क्या होता है? कोई भी दवा जब वेजाइनल रूट से दी जाती है, ठीक है, योनि मार्ग से दी जाने वाली जो औषधि होती है वो पेसरी कहलाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, सभी प्रकार की औषधियाँ कौन सी किस रूट से दी जाती है। तो गुदा मार्ग से दी जाने वाली क्या कहलाती है? सपोसिटरी कहलाएगी। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस विषाक्तता का एंटीडोट क्या है? देखिए जो भी पॉइजनिंग होती है और उसका एंटीडोट क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस विषाक्तता का एंटीडोट क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन का एंटीडोट क्या है? यूरिया पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? मरकरी पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? बहुत सारी जो पॉइजनिंग है उनके एंटीडोट अपने को याद होने चाहिए सभी के। एक क्वेश्चन अपनी एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस में ध्यान रखना अपने को, इसका एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तरीके से दी गई दवा का अवशोषण सबसे कम होता है? हाँ भाई, सबसे ज़्यादा किससे होता है? आईवी रूट से दी गई औषधि का होता है, जबकि सबसे कम किससे होता है? ओरल रूट से दी गई औषधि का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, औषधि कब एवं किस मार्ग से देनी है, यह उपचार पर्चे के किस भाग में लिखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता हूँ मैं आप लोगों से ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिग्नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिर, निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? हाँ जी, ये देखिए एंटीबायोटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, एरोबिक, एनारोबिक, बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो वो सभी क्लासिफिकेशन अपने एक वीडियो के अंदर समाहित करके मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अपने चैनल को विजिट कीजिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। तो उनको देखिए, उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है, नोट्स बनाइए उनके। यहाँ पे देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है? सल्फा ड्रग, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैनकोमाइसिन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जब तक अपने को पढ़ा हुआ नहीं है, अच्छे से अपने को ध्यान में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में जो एंटीबायोटिक है उसको अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा, तब जाके वो अपने दिमाग में सेट होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है सल्फा ड्रग। ठीक है, सल्फा डिमिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है अपना, जानवर के शरीर से गैस बाहर निकालने वाली औषधि क्या कहलाती है? ये देखिए, इस प्रकार का एक प्रश्न एग्जाम में आएगा अपने, जानवर के दूध स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी होती है, गर्भाशय का संकुचन बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है, कम करने वाली औषधि कौन सी है, ठीक है, एंटीमेटिक यानी उल्टी को रोकने वाली औषधि कौन सी होती है। तो ये इस प्रकार के सभी एग्जाम्पल अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, और उसको बोलते क्या है वो टर्म अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या पूछा इसने, जानवर के शरीर से गैस बाहर निकालनी है अपने को। तो एंटीजाइमोटिक, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट, इमोलिएंट। देखिए एस्ट्रिंजेंट और इमोलिएंट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड औषधियाँ हो गई। अब यहाँ पे एंटीजाइमोटिक और कार्मिनेटिव दो बचे हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट से संबंधित औषधियाँ हैं। एंटीजाइमोटिक क्या होती है? एंटीजाइमोटिक वे औषधियाँ होती है जो रूमन के अंदर गैस उत्पादन को कम करती है, उसे एंटीजाइमोटिक बोलते हैं। जबकि कार्मिनेटिव जो होती है वो क्या करती है, शरीर में या रूमन के अंदर जो गैस बन चुकी है उसको बाहर निकालने का काम करेगी। तो उसे क्या बोला जाएगा? कार्मिनेटिव बोला जाएगा, जैसे हींग हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, मुर्गे में पुलोरम बीमारी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुलोरम डिजीज जो होता है बैक्टीरियल है, वायरल है या पैरासाइटिक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ भाई? जीवाणुजनित या विषाणुजनित? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुजनित। बैक्टीरियल डिजीज होती है पुलोरम डिजीज मुर्गी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर,
जानवर के शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोगी थर्मामीटर का अधिकतम पाठ्यांक क्या होता है? 108 होता है, 106 होता है, 110 होता है, 94 होता है। ठीक है, तो जानवरों के लिए जो उपयोगी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है? 94 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर मापने का काम करता है वो। तो अधिकतम पूछा है यहाँ पे अपने को, अधिकतम पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुत्ते में नाड़ी दर किस धमनी से लेते हैं? फेशियल आर्टरी, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और सिफेलिक वेन। तो भाई धमनी पूछ रहा है तो वेन तो हो ही नहीं सकता। फीमोरल आर्टरी, एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी और फेशियल आर्टरी। अब इनमें से देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? फीमोरल आर्टरी। ठीक है, फीमोरल आर्टरी से क्या करते हैं? कुत्ते में नाड़ी दर मापते हैं। विभिन्न पशुओं की जो नाड़ी दर होती है कौन सी धमनी से मापी जाती है, और जो ब्लड कलेक्शन होता है कौन सी शिरा से रक्त का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मेडिसिन की शुरुआत करते हैं अपन जहाँ से, वो चीज़ें अपने को सेट रखनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फीमोरल आर्टरी। घोड़े के लिए पूछता तो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी अपन करते, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटोनेमिया क्या है? हाँ जी, कीटोनेमिया। कीटोनेमिया मतलब कीटोन बॉडी है, नेमिया मतलब ब्लड में है। तो मूत्र में कीटोन बॉडी बढ़ जाएगी तो उसे कीटोयूरिया बोलेंगे। रक्त में कीटोन बॉडी बढ़ जाएगी तो उसे क्या बोल देंगे? कीटोनेमिया बोल देंगे। मूत्र में रक्त का आना, इसे क्या बोलेंगे भाई? हीमेचूरिया बोल देंगे। और मूत्र में ग्लूकोज का आना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसूरिया कहलाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया अपना? बी। ठीक है, इस प्रकार की जो भी टर्मिनोलॉजी है सारी आनी चाहिए। यहाँ से पूछा जाएगा एक प्रश्न। मेटाबॉलिक रोग नहीं है, कीटोसिस, मिल्क फीवर, लंगड़ा बुखार, ग्रास्टिटेनी। अगर अपना एग्जाम का जो पेपर है वो पिछले पेपर्स का जैसा ही आएगा तो ये प्रश्न अपने एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, अब पेपर के लेवल पे अगर अपन डिस्कस करें तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते। इसकी संभावना यही है कि जिस प्रकार से आता रहा है पेपर उसी लेवल का आएगा। फिर भी अपने को उससे एक कदम आगे चलते हुए थोड़े हार्ड लेवल की भी तैयारी अपने आप से करनी है, अपने हिसाब से तैयारी रखनी है, ताकि अगर पेपर थोड़ा हाई लेवल का आ जाए, हार्ड लेवल का आ जाए, तो भी अपन उसमें सस्टेन कर सकें। पर मोस्ट प्रोबेबली जो पेपर है वो पिछले सालों की तरह ही होगा, पिछली बार की तरह ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेटाबॉलिक रोग नहीं है, कीटोसिस, मिल्क फीवर, लंगड़ा बुखार, ग्रास्टिटेनी। बच्चों वाला क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो गया? लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों की संख्या का सुमेलित। गुणसूत्रों की संख्या सभी जानवरों की याद रखनी है। सभी जो स्पीसीज है उनके लिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये अपने टिप्स पे होना चाहिए। एक प्रश्न एग्जाम में गुणसूत्रों की संख्या का पूछा जाता है। भेड़ हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, घोड़ा हो गया। गुणसूत्रों की संख्या का सुमेलित युग्म देखिए। घोड़े में 62 गुणसूत्र होते हैं क्या? नहीं होते, गलत बात। बकरी में 54 होते हैं, नहीं होते। गाय में 58, गलत बात है। भेड़ में 54, सही बात है। ऑप्शन क्या हो गया इसका? राइट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या पे याद रख लेना, एक क्वेश्चन मिलेगा। ग्रेडिंग अप के लिए सही है। हाँ जी, शुद्ध नस्ल की मादा एवं अशुद्ध नस्ल के नर के मध्य क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए गलत हो गया। शुद्ध नस्ल की तो मादा होती है और अशुद्ध नस्ल का नर है यहाँ पे। जबकि ग्रेडिंग अप में क्या होता है? शुद्ध नस्ल का नर लेते हैं, अशुद्ध नस्ल की मादा होती है, और उसकी अपन फिर क्या करते हैं? ग्रेडिंग अप करते हैं। बार बार क्रॉस करने से शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया भैया। एक ही प्रजाति की दो नस्लों के बीच संकरण, ये तो क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य संकरण, ये स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो क्या चौथा ऑप्शन क्या है इसका? कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका भाई? कोई नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पहले टिक नहीं मार देना। ठीक है, बिना पढ़े अगर टिक करेंगे तो इसका आंसर अपन एक कर देंगे। ठीक है, जबकि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर अपने को आंसर पे पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूल क्रॉस है। जो भी स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल है प्रजातीय संकरण के, म्यूल है, हिन्नी है, ठीक है, लीगोन है, सभी अपने को ध्यान में रखने हैं। तो म्यूल का ध्यान रखना अपने को, MDM। ठीक है, म्यूल जो होता है डंकी और मेयर का क्रॉस होता है, डंकी और मेयर। ऑप्शन में देखिए अपन, मेयर होना चाहिए। ठीक है, मेयर और जैक। ठीक है, मेल डंकी जो होता है उसे जैक बोलते हैं,
और फीमेल जो डंकी होता है उसे जेनेट बोलते हैं। तो स्टेलियन और जेनेट तो गलत हो गया, जेब्रा एंड हॉर्स, कैमल एंड लामा, ऑप्शन ए की बच गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सत्य कथन है इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, आउटब्रीडिंग से हिटेरोजाइगोसिटी घटती है, इनब्रीडिंग से हिटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। हाँ जी, हीम इनब्रीडिंग जो होती है उससे होमोजाइगोसिटी यानी समयुग्मजता बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, और हिटेरोजाइगोसिटी कब बढ़ती है, आउटब्रीडिंग से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, सही है। आउटब्रीडिंग से हिटेरोजाइगोसिटी घटती नहीं है, बढ़ती है, तो ये गलत है। इनब्रीडिंग से हिटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है, ये भी गलत है। होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है तो हिटेरोजाइगोसिटी घटेगी, सभी कथन गलत है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए, इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, मानव में रक्त समूह के लिए जिम्मेदार एलील कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। ठीक है, ए बी एंड ओ, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चयन का सबसे अच्छा आधार माना जाता है, चयन का जो बेसिस ऑफ सिलेक्शन होता है सबसे अच्छा माना जाता है प्रोजनी टेस्टिंग को। ठीक है, संतति परीक्षण सबसे अच्छा चयन का आधार है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के गुणसूत्र में केवल एक ही भुजा होती है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किस प्रकार का गुणसूत्र होगा जिसमें एक ही भुजा होगी। ठीक है, ये गुणसूत्र का चित्र बना दिया भाई साहब मैंने, ये देखिए यहाँ पे ये सेंट्रोमियर हो गया और ये गुणसूत्र की एक भुजा होगी। एक ही भुजा किस प्रकार के में होगी, जब सेंट्रोमियर कहाँ पे हो, एकदम किनारे पे हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, टीलोसेंट्रिक, एक्रोमेटा, सबमेटा, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार की भुजा होगी, दूसरी भुजा होती नहीं है। गाय में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, सिनगेमिक प्रकार का लिंग निर्धारण होता है गाय में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिनगेमिक किसमें, प्रोगेमिक किसमें, एपिगेमिक किसमें, ये सभी एग्जाम्पल अपने को याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी के नष्ट होने के कारण भ्रूण की मृत्यु हो जाना क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। फ्री मार्टिन, प्लियोट्रोपी, सेंट्रल डोग्मा। तो देखिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होता है वो आरएच फैक्टर वाला पॉइंट आ गया इसमें। आरएच फैक्टर की जो वंशानुगति है उसके कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या आरएच फैक्टर के नाम से है, उसको जरूर देख लेना, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक सेट के गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव, क्या कहना चाह रहा है ये, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आ रहा है परंतु एक सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है, 2n जो गुणसूत्र होते हैं इसमें से एक सेट यानी n के अंदर बदलाव आएगा तो उसे क्या बोल देंगे, एन्यूप्लॉइडी बोल देंगे। अगर सेट की संख्या में ही बदलाव आ गया, 2n की जगह 3n हो गया, तो उसे क्या बोल देंगे, फिर यूप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यूरिन क्षारक का पिरिमिडिन क्षारक के साथ बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसवर्जन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोसोमी का गुणसूत्र विन्यास। देखिए मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्राप्लोइडी, ट्राइप्लोइडी, मोनोप्लोइडी, जो भी इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी है सबके गुणसूत्रीय विन्यास याद कर लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा, मोनोसोमी इस प्रकार का जो गुणसूत्रीय विन्यास होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब के रीजन अपने को पता होने चाहिए। कौन से गुणसूत्र में किस प्रकार के होती परिवर्तन के कारण ये जनरेट होते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। इससे रिलेटेड एक वीडियो अपने चैनल पर भी अवेलेबल है उत्परिवर्तन के नाम से, उसको आप देख लेना, इसको अच्छे से याद रख लेना। इसका राइट आंसर तो क्या होगा भाई, मोनोसोमी क्या होती है, 2n-1 मोनोसोमी कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन है वो ये बात, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, पटाउ, डाउन सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम किस वजह से होता है और क्या गुणसूत्रीय विन्यास उसका होता है, ये अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सही पूछ रहा है ये, बाकी 3 गलत हैं, एक सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 + XXY, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही अपना यहाँ पे राइट हो गया, बाकी तीनों यहाँ पे गलत हैं। सही कथन क्या हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय विन्यास 44 + XXY होता है। तो इस प्रकार की जो भी टर्मिनोलॉजी है वो अपने को याद रखनी है। कौन सा पिरिमिडीन क्षारक डीएनए व आरएनए में पाया जाता है, पहली बात प्यूरिन क्षारक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन होते हैं प्यूरिन, और पिरिमिडीन जो क्षारक होते हैं वो कौन से होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। अब थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ यूरेसिल और लिख दूँ,
अब क्या पूछना चाह रहा है भाई साहब, कौन सा पिरिमिडीन क्षारक डीएनए व आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो दोनों में कौन सा होगा? ये कॉमन होगा, ठीक है, ये तो दोनों अलग अलग हो गए, साइटोसिन इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस भाई हो गए, आज के 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन इस वीडियो में है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे निश्चित रूप से। जो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है उसी प्रकार से अपने को तैयारी रखनी है। धन्यवाद।